जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी एक बहुत ही उदार शासक था। वो जब गद्दी पर बैठा तो उसने बहुत शांतिवादी तरीके से नीति अपनाई और कई उसके काल में विद्रोह भी होते हैं, लेकिन वो विद्रोह को दबाने के बाद लोगों को छोड़ देता है। उसके काल में मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ था तो वो भी उसने उसको सज़ा नहीं दी। उसके बाद उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी उसी के काल में दक्षिण भारत में पहली बार आक्रमण करता है और दक्षिण भारत में जाता है आक्रमण करने के लिए और धन लूटता है। और धन लूटने के बाद जब लौट कर आता है तो अपने चाचा यानी जलालुद्दीन खिलजी को वो धन नहीं देना चाहता है और धन नहीं देने के कारण वो जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ षड्यंत्र करता है और कहाँ पर उसको मार देता है? कड़ा मार, इलाहाबाद के पास है, प्रयागराज के पास कड़ा है, जगह है, वहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठता है तो वो एक कड़ा शासक रहता है। उसने कई तरीके के नियम बनाए थे। उसने लोगों के मेल जोल बंद कर दिया। लोगों ने को जो संपत्ति दान में दी गई थी वो वापस ले लिया उसने भूमि कर जब आप देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी ने लिखे चुके कर 1/2 कर दिया था, आधा लेने लगा था। उसने और भी कर लगा दिए थे, चराई कर यानी जानवर को चरने वाले, और हाउस टैक्स यानी आवास कर लगा दिया था, आवास कर, चराई कर लगा दिया था। तो इसने कई प्रकार के कर, इसके काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुआ था। इसी मंगोल आक्रमण के कारण इसका एक बहुत बड़ा सेनापति मारा जाता है। कौन? जफर खान। मंगोल आक्रमण के कारण इसका एक सेनापति मारा जाता है, जफर खान मारा जाता है। और मंगोली का आक्रमण से बचने के लिए इसने एक राजधानी बनाई थी। कौन सी? एक राजधानी बना दी थी इसने दिल्ली के पास। कौन सी? सीरी को राजधानी बनाया था उसने, सीरी को राजधानी बना दिया था। इसके खिलाफ दक्षिण भारत में आक्रमण, दक्षिण भारत आक्रमण करने के लिए इसका एक सेनापति बहुत प्रसिद्ध है, वो जाता है आक्रमण करने के लिए। कौन सा? मलिक काफूर। मलिक काफूर का एक अन्य नाम था। कौन सा? 1000 दिनारी। किस विजय में मलिक काफूर को खरीदा गया था? गुजरात के आक्रमण के समय मलिक काफूर को खरीद लिया गया था। कुतुब मीनार के पास एक दरवाज़ा बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन सा? अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका लड़का गद्दी पर बैठता है, मुबारक शाह खिलजी। वो खुद अपने को खलीफा घोषित करता है उसने। और मुबारक शाह खिलजी के बाद एक और राजा बनता है नासरुद्दीन खुसरो शाह। नासरुद्दीन खुसरो शाह ने एक उपाधि धारण की थी, लिखा है अपने पैगंबर के सेनापति। नहीं लिखा था? पैगंबर का सेनापति की उपाधि नासरुद्दीन खुसरो शाह। धारण की, पैगंबर का सेनापति उपाधि धारण की नासरुद्दीन खुसरो शाह ने। बाद में नासरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा करवा दी जाती है और गयासुद्दीन तुगलक खुद शासक गद्दी पर बैठता है, तुगलक वंश का संस्थापक। संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ये गद्दी पर बैठता है। गयासुद्दीन
तुगलक ये गद्दी पर बैठता है, ये भी सरल स्वभाव का रहता है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी की तरह जो भूमि कर बढ़ा दिया था, इसने भूमि कर फिर कम कर दिया। इसने भूमि कर 1/3 लेने लगा। भूमि पर 1/3 कर दिया गयासुद्दीन तुगलक। भूमि कर 1/3। पहले कितना लिया जाता था भूमि कर? 50, आधा लिया जाता था, 50%। अब 1/3 किसानों से 1/3 लिया जाता है। इसने जो पैमाना नापने, पहले अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जो जमीन को नाप जो है कर लेता था। इसने नापने का कहते हैं नापने की पद्धति को समाप्त कर दिया। ये आप लोग लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्धति को समाप्त कर दिया। नापने की पद्धति को गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा समाप्त किया है। इसने भूमि कर में 1/10 से 1/11 हिस्से से अधिक बढ़ने पर रोक लगा दी। भूमि कर में 1/10 से 1/11 हिस्सा बढ़ाने पर रोक लगा दी। इसका मतलब समझे आप लोग? अच्छा लिख लीजिए तब बताते हैं। कौन समझा इसका मतलब? इसने कहा भूमि कर में 1/10 से 1/11 से अधिक कर में बढ़ने पर रोक लगा दी। अभी मान लो अभी कितना ये कर लेता है, कितना क्या परसेंट? अगर मान लीजिए एक किसान के खेत में 90 किलो अनाज हुआ तो वो कितना लेगा? कितना आया? 30 किलो। 1/3 इसने ले लिया, 30 किलो। इतना तो समझ में आ गया कि नहीं आया? अब ये क्या कह रहा है? ये कहता है कि जो मैं लेता हूं मैं उसमें बहुत से अधिक कितना बढ़ा सकता हूं? 30 किलो का 1/10 कितना होगा? 30 किलो का 1/10 कितना होगा? 3 किलो। ठीक है, तो वो अधिकतर कितना ले सकता है 30 किलो की जगह? उसने ये लिखा है 1 से 10 गैस से अधिक बढ़ने पर रोक लगा दी। यानी वो 30 किलो लेता है, 1/10 कितना हुआ 30 किलो का? 3 किलो। तो 30 में 3 किलो जोड़ेंगे कितना हुआ? तो अधिकतम कितना ले सकता है? मतलब उसने ये कहा कि हम अधिकतम लेंगे तो 33 किलो तक, मतलब 3 किलो और ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। अब समझ में आया कि अभी नहीं आया? 1/3 जितना लेता है, जितना 1/3 आया उसका 1/10 से ज़्यादा नहीं लेगा, वो बढ़ाएगा नहीं। मान लीजिए आपको हमने 100 रुपया दिया और हम आपकी फीस जो है 1/100 का 1/10 से ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं? मतलब 10 रुपया बढ़ा के ना ले सकते हैं, तो 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 110 से हम ज़्यादा नहीं ले सकते। वैसे ही गयासुद्दीन तुगलक जो लेता था उसमें 1/10वें हिस्से से ज़्यादा नहीं बढ़ा के लेगा।
उसने ये फरमान जारी कर दिया कि बहुत अगर कर हम बढ़ा देंगे तो जितना कर ले रहे हैं उसका 1/10वां हिस्सा ही बढ़ाएंगे। अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए, किसको समझ में नहीं आया? जिसको नहीं आया वो पूछ सकता है। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने नहर बनवाना शुरू कर दिया सिंचाई के लिए। नहर प्रणाली की शुरुआत नहर प्रणाली की शुरुआत इसी के काल में हुई है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो साम्राज्य विस्तार था, कुछ राज्य उसने जीता नहीं था, यानी दक्षिण विजय की राज्यों की जीतने की जो परंपरा अलाउद्दीन खिलजी के समय दक्षिण भारत के 4 राज्य थे, उनको जीता नहीं गया, उनसे पैसा ले लिया गया लेकिन उसने जीता नहीं। ऐसा ही समुद्रगुप्त ने किया था दक्षिण की नीति को कि उसने जीता नहीं था और छोड़ दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भी जीता नहीं, लेकिन जब गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठता है तो दक्षिण भारत की विजय शुरू कर देता है, जीतने को शुरुआत करता है। तो इसके खिलाफ इसका जो है साम्राज्य विस्तार, हेडिंग है वारंगल की विजय की। वारंगल दक्षिण भारत में ये राज्य है तेलंगाना के पास, जो तेलंगाना राज्य। वारंगल का शासक प्रताप रुद्रदेव था। वारंगल का नाम सुल्तानपुर रख दिया। वारंगल का नाम है वह सुल्तानपुर से रख दिया। वारंगल का नाम उसने सुल्तानपुर कर दिया। जाजनगर उड़ीसा में है ये, की विजय की। जाजनगर उड़ीसा की विजय इसने की। इतना लिख लिया आपने? मंगोल के आक्रमण पहले से चले आ रहे थे, इसके खिलाफ भी आक्रमण हुए। गयासुद्दीन तुगलक जब गद्दी पर तो इसके खिलाफ मंगोल आक्रमण। शेरे मुगल नामक मंगोल नेता ने आक्रमण किया। शेरे मंगोल, ये मंगोल शासक था जिसने जब गयासुद्दीन तुगलक के काल में आक्रमण किया। इसको देखिए, शेरे मुगल नामक
किया आपने? तेरे आपको किया। अब आपको बताते हैं अंतिम अभियान। गैसुद्दीन तुगलक का अंतिम अभियान बंगाल के खिलाफ था। बंगाल का शासक गयासुद्दीन बहादुर अंतिम आक्रमण करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक बंगाल जाता है, जहां पर गयासुद्दीन बहादुर नामक एक व्यक्ति शासन कर रहा था। आपस में भाइयों के बीच में मतभेद हुआ। एक भाई गयासुद्दीन उसका नाम था, वो गयासुद्दीन तुगलक से अपने लिए राजगद्दी का प्रस्ताव देके सहायता मांगता है। तब ये जाता है अंतिम अभियान करने। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक उस अभियान के बाद लौटता है, और लौटने के बाद इसको लिख दिया। यहाँ लिख दे रहे हैं। यहाँ तक लिख दे, यहाँ तक लिख दे। कहाँ पे? माइंड में। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत, तो लेकिन ऊपर कर दे तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन कहाँ कैसा लिखा है? जैसे ये मान नहीं, जूम तो कर देंगे, लेकिन जैसे मान लिख रहे हैं, लिख वहाँ से रहे हैं और ऊपर चला जाए तो पता नहीं चल पाएगा ना कि कौन कहाँ तक लिखा है। ये हमारी सुविधा के लिए तो ठीक है, समस्या आपके लिए हुआ थी ना। चलिए हाँ लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर ना होता जाएगा। हाँ छोटा भी कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, वो अंत में आया ना, जल्दी से लीजिए इसको। देखिए क्या होता है। हाँ ये अंतिम आक्रमण किया। इसके बाद बंगाल से वो लौटा। अब उस जब लौटता है गयासुद्दीन तुगलक, तो उसके क्या कहते हैं, उसके समारोह एक आयोजन किया जाता है, उसका स्वागत किया जाता है। स्वागत करने के लिए दिल्ली के पास एक स्थान है अफगानपुर, वहाँ पर एक महल बनवाया जाता है, लकड़ी का महल। जब गयासुद्दीन तुगलक आकर उस पर बैठता है, वहीं पे जैसे ये बना हुआ है छत, वो बैठता है तो महल उसके ऊपर गिर जाता है और यहीं से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। लोग आरोप लगाते हैं कि उसका लड़का जो मोहम्मद बिन तुगलक था, उसने जानबूझकर लकड़ी का महल बनवाया और उसके ऊपर गिरवा दिया। जब लकड़ी का महल बना हुआ था तो हाथियों का एक खेल हो रहा था, हाथी के ठोकर से वो लकड़ी का महल गिर जाता है और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो चलिए यहाँ पे दे रहे हैं गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे होती है। अफगानपुर में लकड़ी के महल के गिरने के कारण ये
अफगानपुर एक स्थान है दिल्ली के पास, वहाँ पे लकड़ी का महल बना हुआ था। जब वो आता है तो ये महल गिर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। आरोप देखिए, कई लोग आरोप लगाते हैं। बर्नी कहता है, बर्नी के अनुसार बिजली गिरने के कारण, बर्नी एक लेखक था, एक लेखक था, वो कहता है कि लकड़ी में महल में बिजली गिर गई थी इसलिए महल गिर गया। इब्न बतूता कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने हत्या कराई, ने हत्या की करवाई। देखिए सब लोग अपने अपनी राय दे रहे हैं। बर्नी कह रहा है कि भाई वो गिर जाता है बिजली। इब्न बतूता कहता है कि नहीं, उसके लड़के ने ही जानबूझकर वो लकड़ी का पुल बनवाया और हाथी का प्रदर्शन किया कि गिर जाए। ये जो महल बनवाया था इसका भी नाम है मोहम्मद अयाज ने, इसको भी लिख लीजिए आपने, मोहम्मद अयाज ने लकड़ी का पुल बनवाया था। मोहम्मद अयाज ने लकड़ी का पुल बनवाया था। हाँ, इतना लिख लिया आपने? चलिए इसको ऐड करते हैं। जैसे सभी राजा कुछ ना कुछ निर्माण कला यानी स्थापत्य कला, ये लोग भी तो इसको बोलते हैं स्थापत्य कला या निर्माण कला। यानी क्या है, आदिलाबाद का किला बनाया, किले की दीवार ढलवा आकार की, मिस्र के पिरामिड की तरह। देखिए लिखने की कला सीखिए, आईएएस में लिखेंगे तो ये तो लिखना ही लिखना है। आप जैसे मान लीजिए आप किसी की विशेषता बता रहे हैं तो आदला अगला बनवाया, आप पूरा सेंटेंस करेंगे ना तो छूट जाएगा। तो शॉर्ट में ऐसे ही लिख देंगे तो समझ जाएंगे कि आप ये यही बता रहे हैं। तो ग्रामर को ज़्यादा जोड़ने से कहानी समझिए और शॉर्ट लिखने का प्रयास करिए। ठीक है। अब आदिलाबाद का किला अगर हम ये भी लिख सकते थे कि गैसुद्दीन तुगलक ने आदिलाबाद का किला बनवाया, ये 4 चीज़ और जुड़ सकते हैं, लेकिन इसको शॉर्ट में लिखवाया जा रहा है कि समझा ज़्यादा जाए। उस समय ढलवा दीवार आकार की दीवार है, ढलवा आकार की दीवार इसको लिखी। उस समय पैसा अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई थी तो ईंटे से बनवाया गया था जो दीवार थी, बहुत अच्छे तरीके से नहीं थी। तो गैसुद्दीन तुगलक के बाद, गैसुद्दीन तुगलक की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसका लड़का गद्दी पर बैठता है, मोहम्मद बिन तुगलक। इस मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इसका काल है 1320 से 1325 से 1351 ईस्वी। ये 1325 से 1351 ईस्वी पर एक गद्दी पर बैठा। इसका एक उपनाम था, उपनाम अब्दुल जाहिद। एक और उपनाम था उलुग खां।
उलुक हाँ, एक और नाम था जोना खां। उलुक खां, जोना खां, अब्दुल जाहिद, इसको लिख दिया। चलिए हाँ हाँ लिखे। तो इसका देखिए उपनाम उलुक खां था, जोना खां था। ये शासक गद्दी पर बैठता है तो जो पहले के शासक गद्दी पर बैठे थे उनके विपरीत ये दूसरे बहुत पढ़ा लिखा था। इसको जो है कई भाषाओं का ज्ञान था। ये अरबी, फारसी और उर्दू, ये कई भाषाओं का ज्ञाता था। इसको कई क्या कहते हैं किताबें इसने पढ़ी थी। ये नए नए तरीके से अपने शासन में जब गद्दी पर बैठता है तो नया नया तरीका अपनाता है। सबसे पहले तो इसको बैठ कर दे, योग्यता के आधार पर पद देना शुरू किया। योग्यता के आधार पर पद, आधार पर पद की शुरुआत। योग्यता मतलब किसी की भर्ती ऐसे ही नहीं करनी चाहिए। जो योग्य व्यक्ति रहेगा उसको ही सेवा में लिया जाएगा। इसने सिक्के पर खलीफा का नाम अंकित किया। सिक्के पर खलीफा का नाम अंकित किया। इसका जो साम्राज्य, सबसे बड़ा साम्राज्य था इसका, तेईस प्रांत थे। तेईस प्रांत थे। इसका साम्राज्य दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा, दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य था इसका। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। इसके प्रांत में 23 राज्य थे। इसके प्रांत में 23 था। इसको ऐड कर ले। अब देखिए इसकी राजस्व व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था या अर्थव्यवस्था भी इसमें देखिए भूमि कर 1/2 कर दिया। इसने भूमि कर, जैसे अलाउद्दीन खिलजी आधा लेता था, इसने भी वही कर दिया, 1/2 कर दिया। फिर 50% लेने लगा। ये भी दीवान ए अमीर को ही नामक नया कृषि विभाग बनवाया इसने। को ही दीवान ए अमीर को ही नामक कृषि विभाग इसने बनवाया। नया विभाग, कृषकों को देखभाल करने के लिए एक विभाग बना दिया। ये कृषि विभाग से बनवा दिया। ठीक है। इसने भी एग्रीकल्चर लोन देना शुरू किया, कृषि लोन दिया देने।
कृषि ऋण जो सोनधर कहलाता था देना शुरू किया। सोनधर इसमें जो कृषि ऋण था वो सोनधर ये इसने देना किया। दीवाने अमीश वही नामक एक नया विभाग और कृषि ऋण इसने दिया गया। ये इसको लिख दिया आपने। कृषकों को आज भी लेके ऋण दिया जाता है ना, कृषि एग्रीकल्चर लोन दिया जाता है, सरकार देती है। क्या कहते हैं इसको? केसीसी सरकार देती है ना। जो लोन आपको जमीन मतलब खेत के आधार पर, जमीन नहीं कृषि के आधार पर दिया जाता है उसको केसीसी कहते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कृषि के आधार पर लोन देना शुरू किया। कृषि ये गद्दी पर बैठा, चूँकि बहुत पढ़ा लिखा था तो नए नए प्लान बनाता था, लेकिन जितनी भी योजनाएं इसने बनाई उस योजनाओं में इसको सफलता नहीं मिली। कई योजनाएं उसने बनाई। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मुख्य योजनाएं इसने देखिए क्या क्या प्लान बनाया। पहला दोआब में कर वृद्धि, कर वृद्धि दोआब में कर वृद्धि। दोआब क्या है? उसको दोआब कहते हैं। तो दोआब उस समय गंगा और यमुना का जो नदी बहती है वो भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। गंगा और यमुना देखिए ये बह रही है, आप लोग जागृति तो पढ़ते ही होंगे। गंगा यहाँ से निकली, ये जाके बिहार बंगला, यहाँ यमुना भी पीछे पीछे आके ऐसी आ जाती है। तो ये जो एरिया है इसको मैदानी भाग या सिंचित क्षेत्र कहा जाता है। इस एरिया में उत्तर भारत में गेहूँ, चावल, चना, मटर, सरसों इन सब की खेती बहुत ज़्यादा, बहुत उपजाऊ होती है। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा था उस समय यहाँ भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती थी। तो इसने सोचा कि जहाँ ज़्यादा उपजाऊ होता है वहाँ क्यों ना टैक्स बढ़ा दिया जाए। ठीक है, उसने सोचा कि किसानों से भाई जो ज़्यादा उपजाऊ कर रहा है तो उस पर टैक्स बढ़ा दिया जाए। तो उसने दोआब के जो किसान थे उनके ऊपर उसने कर बढ़ा दिया, लेकिन उल्टा हो गया। कर तो बढ़ाया इसने दोआब में, लेकिन उस समय एक बीमारी फैली थी। पहले प्लेग सुना है? हैं? तो उस समय प्लेग की बीमारी फैल जाती है। इस बीमारी फैलने के कारण कई किसान की मृत्यु हो जाती है और जो टैक्स बढ़ा हुआ था वो भी नहीं दे पाते हैं, जो टैक्स चल रहा था वो भी नहीं दे पाते हैं। इससे इसकी जो ये योजना है वह असफल हो जाती है। यानी दोआब में जो कर वृद्धि है वो क्या हुआ? असफल हो गया। ये पहली योजना इसकी थी। दूसरा, तो इसको आप लोग लिख एक जगह लिखवा दे रहे हैं, प्लेग की बीमारी तथा प्लेग की बीमारी तथा मौसम की प्रतिकूलता के कारण यह योजना असफल हो गई।
ऊपर से जो मौसम था वो भी अनुपजाऊ हो गया, यानी आपदा आ गई। इसके कारण ये जो योजना थी इसकी सफल नहीं हो पाई। ठीक है, लिख लिया आपको। इसके बाद दूसरी योजना, दूसरा हम यहाँ लिख दे रहे हैं। इसके बाद इसने क्या किया, राजधानी परिवर्तन। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी बनाया। दौलताबाद का नाम दौलताबाद राजधानी और दौलताबाद का नाम इसने कुतुबाबाद। दौलताबाद का नाम इसने कुतुबाबाद रखा। ये दौलताबाद, ये आपने लिख लिया। दौलताबाद का नाम ये माँ है कुतुबाबाद रख दिया। दौलताबाद का नाम इसने कुतुबाबाद रख दिया इसने। या कुतुबुल इस्लाम भी रखा था इस्लाम, ये लिख लिया आपने। तो दिल्ली से राजधानी इसने बदल दिया। इसने राजधानी क्यों बदली, इसके बारे में लोगों ने अपना अलग अलग राय दी है। एक राइटर लिखता है कि दिल्ली के जो नागरिक थे उनको ये दंड देना चाहता था, दिल्ली का दंड देना चाहता था। दिल्ली की जो वो था वो दंड देना चाहता था। इस दंड देने के लिए दिल्ली से लोगों को राजधानी कहाँ ले गया, देवगिरी। तो इब्न बतूता इसके खिलाफ, इसके काल में एक यात्री आया था, उस यात्री ने लिखा है कि दंड देना पाता थे। और दौलता का नाम कुतुबाबाद या कुतुब इस्लाम भी रख दिया था, या इसको आप कुतुब इस्लाम भी लिख सकते हैं। कुतुब इस्लाम नाम रखा था, कुतुब इस्लाम। कुतुब इस्लाम नाम रख दिया था इसने। ये लिख दिया आपने। तो अलग अलग लोग कहते हैं कि आखिर राजधानी को बदला क्यों। कुछ लोग कहते हैं कि नागरिकों को परेशान करने के लिए उसने, कुछ लोग कहते हैं ये बदला, ये आपको हम दिखा देते हैं, ये दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली है, और इसने राजधानी यहाँ पे बनाया जहाँ हमारा ये दिल्ली से 600 किलोमीटर की दूरी पर वो ले गया। महाराष्ट्र में देवगिरी है, महाराष्ट्र में, वहाँ वो रह गया। कुछ लोग कह रहे थे कि जो उसका राज्य है केंद्र में पड़ता है। बर्नी कहता है कि केंद्र में पड़ने के कारण उसने राजधानी बनाई। तो अलग अलग लोग अपनी अलग अलग, लेकिन ये भी सफल नहीं हो पाई। कुछ दिन बाद फिर से जो लोग दिल्ली वहाँ गए दौलताबाद, उनको फिर से ला के उसने दिल्ली लेके आया। तो ये जो दूसरी योजना थी ये भी असफल हो गई। अब वो तीसरी योजना अपना बनाता है, तीसरा प्लान मोहम्मद बिन तुगलक, और वो था तीसरी योजना इसका था सांकेतिक मुद्रा चलाना। चीन एवं ईरान की तर्ज पर सांकेतिक मुद्रा चलाया।
मुद्रा कांसे या पीतल का चलाया गया। दोगानी नामक एक नया सिक्का चलाया। दोगानी नामक एक नया सिक्का भी चलवाया। दीनार नामक एक स्वर्ण सिक्का सिक्के पर कलमा लिखना बंद कर दिया गया। लिखना बंद कर दिया गया। सिक्के पर जो है कलमा लिखना बंद कर दिया। लिख लिया आपने? तो देखिए सिक्के पर कलमा लिखना बंद कर दिया इसने। सिक्के पर लिखा जाता है, कुरान की आयतें लिखी जाती थी, कलमा लिखा जाता था, ये बंद कर दिया। इसने सोचा कि जो है उस समय चांदी की कमी हो गई थी, तो इसने हमें बताया पीतल या कांसे का। कांसा क्या होता है? तांबा और टिन का। कांसा, कांसा तांबा में अगर आप प्लस टिन, ये कांसा होता है। तो उसने कांसे का चलाया और पीतल का चलाया। कुछ लोग कहते हैं तांबे का भी चलाया है। तो ये सिक्का चलाया। तो ये सिक्का क्यों चलाया? क्योंकि उस समय सोने चांदी की बहुत कमी हो गई थी, तो सिक्का चलता था तो टकसाल तो था ही। लेकिन ये इसलिए ये जो प्रणाली थी ये सफल नहीं हो पाई। क्यों नहीं सफल हुई? इसलिए कि लोगों ने अपने घर के जो बर्तन थे उसको तोड़ तोड़ कर सिक्के बनाने लगे, और सिक्के बनाने लगे, उसी आकृति का सिक्का बनाने लगे। जैसे सरकार नोट चला रही है, आप लोग अपने घर पे नोट की जो है नकली मशीन लाकर नोट चला दीजिए, तो सरकार की जो अर्थव्यवस्था है वो खराब हो जाएगी। वैसे ही जब मोहम्मद बिन तुगलक था तो लोगों ने, क्योंकि इस समय बर्तन थे लोगों के पास, तो उन्होंने उसी आकार के ठोक ठोक कर सिक्के चलाने। तो ये सिक्के जब मार्केट में चले गए तो ये योजना बंद हो जाएगी। देखिए, एक अर्थव्यवस्था होती है, आप अर्थव्यवस्था में जो पैसा चलता है, क्रय शक्ति चलती है, एक लिमिट में पैसा चलता है। ये नहीं कि आप मशीन से ज़्यादा पैसा छाप देंगे, तो नहीं तो अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, जो पैसा छपता है वो यहाँ की अर्थव्यवस्था को देखते हुए छापा जाता है। तो वैसे ही ये योजना इसकी असफल हो गई क्योंकि लोगों ने सहयोग नहीं किया, इसलिए ये तीसरी योजना भी असफल हो गई। चलिए, अब आता है चौथी योजना। इसकी चौथी योजना थी आक्रमण की। खुरासान एवं कराची अभियान, ये इसका चौथा प्लान था कि ये जाएगा तो खुरासान पर आक्रमण, तर्मासरीन एवं मोहम्मद बिन तुगलक की मैत्री
का परिणाम था। इतना लिखिए आप लोग, तर्मसरी तर्मसरी ये शासक था, खुरासान का पूर्व शासक था। इसी के सहायता से इसको गद्दी मर्द पर देना चाहता था वो। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण तो किया, प्लान तो बनाया, लेकिन बाद में उसका जो प्लान था वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि खुरासान है इराक, ईरान, वहाँ पर ये आक्रमण करना चाहता था, लेकिन वहाँ पर सत्ता बदल जाती है और जो आक्रमण सोचता है वो आक्रमण नहीं हो पाता है। इसलिए ये चौथा प्लान भी इसका सफल नहीं हो पाता है। इसके काल में एक यात्री भारत में यात्रा करता है मोरक्को का, उसका नाम था इब्न बतूता। यात्री, इसका हेडिंग है मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया। इब्न बतूता ने सर इसके काल में जब वो भारत आया था, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बोला था कि गयासुद्दीन तुगलक की हत्या इसने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। लिख दिया आपने? पहले लिख लाइन पूरा कर दें। रहला नामक पुस्तक, देखिए आपका जो क्वेश्चन है कि इब्न बतूता आया था किसके काल में, किसके काल में आया था? अभी बता रहे किसके काल में आया था? और आपने पूछा कि उसने किसके बारे में लिखा? ये तो बाद में आया था। तो ये जो बाद में आया था तो इसने तुगलक वंश का इतिहास लिखा, ठीक है, वो अपनी किताब में लिखा, पहले के राजा के बारे में लिखा। जो बाद में आएगा वही ना पहले के राजा का लिखेगा। तो उसने लिखा गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। जब ये आया तो गयासुद्दीन तुगलक मर गया था, तो ये गद्दी पर वहीं बैठता था राजा के साथ। तो इसको बहुत सी जानकारी मिली कि कैसे उसके पिता की हत्या हुई थी। तो वो क्योंकि एक विदेशी था ना, तो वो डरता नहीं था मोहम्मद बिन तुगलक से। तब वो किताब अपने जब गया अपने देश में, तब वहाँ किताब लिखी। तब उसने लिख दिया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही हत्या कराई थी। किसकी हत्या कराई थी? गयासुद्दीन। और बर्नी वहीं पे रहता था, उन्हीं के दरबार में रहता। तो बर्नी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि मोहम्मद बिन तुगलक के सामने ये लिख देते कि तुमने इसकी हत्या करवाई, नहीं तो राजा मरवा नहीं देता। समझ में आया ये चीज? तो पहले तो इतिहास जो लोग लिखे, इसीलिए हम आपको अगर ध्यान दीजिए, पढ़ाते समय ही बताए थे कि जब इतिहास लिखते हैं तो दो प्रकार के इतिहासकार हैं। एक लोकल लिखते हैं, एक विदेशी लिखते हैं। विदेशी बिना निर्भय के बिना उसके लिखते हैं। इसलिए विदेशी का जो लिखा हुआ इतिहास है वो ज़्यादा सही माना जाता है। वो राजा के भय के कारण नहीं लिखते हैं, नहीं तो राजा उनको दंड नहीं दे देगा कि हमारी बुराई क्यों लिख रहे हो हमारे बारे में, यही हमारे ही राज्य में हमारे बारे में लिख रहे हो। उस समय तो बहुत ही टिट फॉर टैट था। आज आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं, उस समय नहीं रहा। राजा के खिलाफ बोलते तो तुरंत कत्ल कर दिया जाता, ठीक है। तो वैसे ही इब्न बतूता आया और चला गया। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन का राजदूत भेजा था। इब्न बतूता को चीन में राजदूत बनाकर भेजा।
इब्न बतूता को चीन में राजदूत बनाकर कर दिया। चीन के शासक तोगन तिमूर ने अपना राजदूत मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भेजा। चीन का एक शासक था, उसने भी अपना राजदूत भेजा। किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अपना राजदूत भेजा। इसके खिलाफ भी मंगोल आक्रमण हुआ। इसके पहले आक्रमण अलाउद्दीन तरमसरीन मंगोल ने आक्रमण किया। अलाउद्दीन तरमसरीन मंगोल ने आक्रमण किया। इसके खिलाफ भी मंगोल लोग आए और भारत में, लेकिन इस आक्रमण से राजा को कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। आक्रमण करके वो बिना किसी सहायता से लौट जाता है, यानी पश्चिम की तरफ से आक्रमण होता है। इतना लिख लिया आपने? इसको ऐड करते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ देखिए मंगोल आक्रमण, इसने योजनाएं जो बनाई वो भी असफल। इसने नई नई योजनाओं के साथ कुछ नया इसने निर्माण भी किया। इसने एक शहर भी बनाया, स्थापत्य कला यानी क्या बात, जहां पनाह नामक नगर, जहां पनाह नामक नगर निर्माण, जहां पनाह नामक नगर का इसने निर्माण कराया। स्वर्गद्वारी कन्नौज है, ये कन्नौज निर्माण, स्वर्गद्वारी का निर्माण इसने कराया। आदिलाबाद का किला ये दिल्ली में है, ये दिल्ली में है। आदिलाबाद का किला, इसमें क्या क्या बनवाया? स्वर्गद्वारी का निर्माण, आदिलाबाद का किला इसने बनवाया। मृत्यु, मोहम्मद बिन तुगलक की भी मृत्यु होती है जब ये सिंध पर आक्रमण करने के लिए जाता है। रास्ते में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। जब लौट कर जाता है, रुका रहता है एक जगह, तो लिख लीजिए मोहम्मद तुगलक की मृत्यु। सिंध पर आक्रमण करते समय
आक्रमण करते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका चचेरा भाई, इसका जो है चचेरा भाई यानी फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। इसको लिखिए आपने। यस यस, एक मिनट रुक जाइए। हाँ तो लिखिए। इसकी देखिए मृत्यु हो जाती है लड़खड़ाते लड़खड़ाते। इसके बारे में लिख दें, एक जो है राइटर था उसने कहा था कि इस पे पागलपन का अंश है। एल्विस्टन, इसको लिख लीजिए। एल्विस्टन के अनुसार मोहम्मद तुगलक में पागलपन का अंश था। बदायूनी कथन है ये, बदायूनी के अनुसार विरोधी तत्वों का मिश्रण था। ये अपना कोई भी प्लान बनाता था, सफल नहीं हो पाता था। एक प्लान बनाता था तो दूसरा फिर बनाने लगता था, दूसरा असफल होता था तो तीसरा। तो अपने जीवन में ये किसी भी प्लान को सही नहीं कर पाया। लड़खड़ाते लड़खड़ाते गया और सिंध में भी आक्रमण करते समय जब लौट रहा था तो उसी समय इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद गद्दी पर इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। चलिए यहाँ लिखते रहे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का जो काल है 1351 से 1388। इनका जो शासन काल है 1351 से 1300। उपाधि इन्होंने भी जब गद्दी पर बैठे तब राजा की तरह उपाधि भी धारण कर दी, सैयद उस सलातीन। एवं नायक, खलीफा का नायक। खलीफा का नायक सैयद उस सलातीन एवं खलीफा का नायक इसने उपाधि धारण की। इसने सैयद उस सलातीन और खलीफा का नायक, नोट कर लिया आपने? सैयद उस सलातीन, हाँ, और खलीफा का नायक, ये दो जो है इसकी उपाधि थी। ऐड करें? यस सर। 2 बार राजाभिषेक सिंध एवं दिल्ली में। सिंध में एवं दिल्ली में 2 बार इसका राज्य अभिषेक हुआ। अब इसने कई अच्छे काम किए। राजस्व सुधार, 24 कष्टदायक कर समाप्त, 4 प्रमुख कर, जकात, जजिया, खराज एवं लेना शुरू किया। ब्राह्मण पर
पुनः जजिया लगा दो। ब्राह्मण पर, इसको नोट कर लीजिए, पुनः जजिया लगा दो। जजिया के बाद क्या लिखे हैं? खराज। जजिया खराज, खा है ये और रा है, खराज ये खुम्स है, खुम्स है। जजिया खराज खुम्स, इसने लेना शुरू किया। देखिए इसने 24 दाग, 2 बार 24 का दाग का समाप्त, 4 का जकात। जकात क्या होता है? मुस्लिम लोग अपने धार्मिक कर लेते हैं। जब ये मुस्लिम लोग किसी जाते हैं अपने पवित्र स्थानों पे तो एक दान लोग देते हैं, उनको जकात बोला जाता है। जजिया गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला कर है। दूसरा, तीसरा आपने बताया खराज, इसको भूमि कर है, भूमि कर, ठीक है। भूमि मतलब जमीन, किसान, खेती है ना, खेत से जो कर आएगा, कितना कर लेते थे? 1/3। मोहम्मद बिन तुल्ला कितना लेता था? 1/2। हर राजा ने, आपको देखिए यहाँ पढ़ाई तुलना करके देखना है। आपको देखिए राजस्व व्यवस्था कौन कैसा करता है, यही ना क्वेश्चन आता है। तो भूमि कर खराज होता था, और अगला क्या था? खुम। ये होता था जहां आक्रमण करते थे ये लोग, लूटते थे, उसको लूट लेते थे सामान। तो जो लोग लूटते थे, मान लो डाकू और सैनिक, इनके सैनिक लोग लूट लिए, तो सैनिक जब लूटता था, मान लीजिए 100 किलो सोना लूट लिया, 4/5वां हिस्सा जो है सैनिक अपने पास रखते हैं। तो 100 किलो का 4/5वां कितना होगा? बात कर रहे हैं कितना होगा 4/5वां? क्या बताया हम? खुम्स में क्या बताए हैं? खुम्स क्या बताए हैं? खुम्स क्या था? बात कर रहे थे ना। ये क्यों देख रहे हैं? जब आप लोग देख क्यों रहे हैं? ये जो हम कह रहे हैं, किताब बंद कर दीजिए। किताब से कुछ नहीं होने वाला है। अगर लेक्चर नहीं समझे तो किताब पढ़ते रहिए, पन्ना कुछ नहीं होने वाला है। ढूंढते रह जाएंगे खुम्स खराज में डिफरेंस क्या है, ठीक है। इसको पहले सुनिए। जो एजुकेशन पढ़ाया जाता है उसका सबसे पहला चरण क्या होता है? सुनना। सुनिए या देखना। अगर आप बात कर रहे हैं बगल वाले से तो आपका ये 2 ज्ञान इंद्रियां हैं खत्म, ना आप देख रहे हैं ना सुन रहे हैं। तो आप फिर आपने जब कुछ करा ही नहीं तो आपके दिमाग में गया क्या? जो हम बोल रहे हैं हमारा कौन सा पॉइंट आपके दिमाग में पड़ रही? तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको याद ही नहीं है। तो पहले चीज़ तो सुनिए, और जब पढ़िए किताब में तब ध्यान से पढ़िए, उसको अंडरलाइन करिए कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। दोनों एक साथ कैसे हो सकता है कि पढ़ेंगे भी सुनेंगे भी? हमको तो नहीं समझ में आता ये चीज़। पहले सुनिए ध्यान से, तब उसको सुन लीजिए कि क्या लेक्चर दिया गया इस टॉपिक पे। लेक्चर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब तक लेक्चर नहीं सुनेंगे ना तब तक नहीं समझ में आएगा। तो आपने ध्यान से नहीं सुना। ये 4/5 कौन लेता था? अब ये क्वेश्चन आ जाए आपसे कि खुम्स में सैनिकों का हिस्सा कितना था? 1/3, 1/2, 4/5, 1/5। क्या सही? ठीक। चलिए अब आपको मान लीजिए 2 नंबर का लिखने को मेंस में लिख दिया कि खुम्स के बारे में लिखो, तो आप सिर्फ 4/5 नहीं ना लिख पाएंगे। आपको ये बताना पड़ेगा कि 4/5 क्या होता है। यानी लगभग क्या परसेंट हो गया? 4/5 कितना परसेंट हो गया? 80%। 80% सैनिक ले लेते थे। जो क्या करते थे? सैनिक क्यों लेते थे? सैनिक क्या करते थे? लूटते थे। तो राजा सैनिकों को दे देता था 80%, क्योंकि आप ज्यादातर किसने काम किया? तो इसलिए उसका हिस्सा ज्यादा हो गया 80%, ठीक है। और 20% अपना लेता था। तो ये खुम्स उस समय लिया जाता था, ठीक है। इसको चेक करें।
इसने देखिए जागीरदारी प्रथा शुरू की, जागीरदारी तथा ठेका की प्रथा शुरुआत की। जागीरदारी एवं ठेका की प्रथा इसने क्या कर दिया, शुरुआत कर दी। इतलाक प्रथा की शुरुआत की। इतलाक प्रथा पहले से धन देना शुरुआत किया, अर्थात पहले से धन देने की इतलाक एक प्रकार की हुंडी या चेक व्यवस्था थी। एक प्रकार की हुंडी या चेक व्यवस्था थी। सैनिकों में घूसखोरी को प्रोत्साहन, इसने क्या किया कि इतलाक यानी पहले से मान लीजिए किसी को पैसे की आवश्यकता ही, तो जैसे हम आपको चेक काट के दे दें, तो वैसे ही इतलाक प्रथा इसने धन, अग्रिम धन देने की शुरुआत किसने की कि किसी को पैसा कहीं बाहर ले जाना हो तो इसके माध्यम से, एक हुंडी के माध्यम से इसने सैनिकों में घूसखोरी का प्रोत्साहन। पहले हुलिया प्रथा जानते हैं, दाग प्रथा क्या थी, घोड़े को दागना था और दाग कर उसको निरीक्षण करवाना था। अगर मान लीजिए कोई चोरी कर ले, उस घोड़े को ना दिखाए, तो फिरोज शाह तुगलक ने एक सैनिक को खुद घूस दिया था कि तुम पैसे दे के अपना घोड़ा पास करवाओ। तो एक प्रश्न आ चुका कि किस राजा ने घूसखोरी को बढ़ावा दिया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने खुद ये घूसखोरी को बढ़ावा कर दिया था, इसने सैनिकों को दे दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने दास विभाग की स्थापना की। इसको दास से बहुत शौकीन था। स्थापना की दीवान ए बंदगान, बंदगान दास विभाग का नाम था। दीवान ए बंदगान जो था दास विभाग था। दास विभाग की इसने स्थापना की। ये लिखिए आप दीवान दास नया, इसलिए एक नया विभाग हो रहा है। दीवान एक ठहरा, नामक नया विभाग। भाग के सर नामक सिंचाई कर
हा भा बा है, हा वे सर्ग नामक सिंचाई कर लगाया। हा वे सर्ग नामक सिंचाई कर इसने लगाया। इसको ऐड कर लें। कर ले, देखिए नहर, इसके काल में सर्वाधिक नहरें बनी, सर्वाधिक नहर का निर्माण हुआ। इसके काल में सर्वाधिक नहर बनी, सर्वाधिक सबसे ज्यादा नहर बनी। यमुना से हिसार, हिसार तक उलुग खानी नहर, यमुना से हिसार तक एक नहर ने बनवाई 150 मील लंबी। इसने 150 मील लंबी इसने बनाई। नहर, सर्वाधिक बड़ी नहर इसने बनवाई यमुना से हिसार तक। स्थापत्य कला, इसने देखिए क्या क्या बनवाया इसने। इसने कई शहर बसाए इसने जौनपुर शहर बसाया, जौनपुर, हिसार एवं फिरोजाबाद शहर। पुराने भवनों की इसने मरम्मत भी कराई, जो पुराने भवन थे उनकी इसने मरम्मत की। अशोक के स्तंभ को दिल्ली टोपड़ा, स्थापित किया। दिल्ली टोपड़ा में स्थापित किया। शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम, शिक्षा में व्यवसाय को बढ़ावा दिया और व्यावसायिक पाठ्यक्रम इसने, शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम को इसने लगाया। सिक्का, ससगनी नामक चांदी का सिक्का, ससगनी नामक चांदी का सिक्का इसने बताया। धार्मिक स्थिति, उलेमा का हस्तक्षेप,
का। इतना लिख लीजिए तब बताते हैं। उलेमा का हस्तक्षेप उसने स्वीकार कर लिया। देखिए फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल में, देखिए आप हमने ना सबसे बड़ा शासक था, इसने कई नहर बनाया। हमने तो एक ही नहर आपको बताया, यमुना से हिसार तक इसने कई नहर बनाया और इसने जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, ये नए नए शहर, उसने कई शहर बसाए। पुराने भवन जितने भी कुतुब मीनार थे, इल्तुतमिश का मकबरा था, इन सब का उसने क्या किया, मरम्मत करवाया इसने। अशोक का स्तंभ जो गड़ा हुआ था हरियाणा में था, उसको ले जाके दिल्ली लेके चला आया, जो मेरठ में था। अशोक ने अपना स्तंभ क्या कहते हैं गाड़ा था, उस स्तंभ में को उसने ले जाके दिल्ली में लगा दिया। इसमें शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम, मतलब होता है कि जो हम लोग का सिलेबस है कि लोग व्यवसाय कैसे कर सकें, ठीक है, इसको उसने जोड़ा। सिक्का, इसने एक ससगनी नामक चांदी का सिक्का बनाया, चलाया, ससगनी चलाया, तो 6 जीतल बराबर होता था, 6 जीतल बराबर। इसको 6 जीतल के बराबर ये सिक्का होता था। इसका एक वजीर बहुत फेमस था, वजीर खाने जहां मकबूल, खाने जहां मकबूल, इसका प्रमुख वजीर था। खाने जहां मकबूल इसका प्रमुख वजीर था। देखिए इसके बाद इसकी भी मृत्यु हो जाती है। अंतिम आक्रमण, ये भी सिंध पर जाता है आक्रमण करने के लिए जाता है, तो इसकी भी मृत्यु हो जाती है फिरोज शाह तुगलक की। इसको लिख दिया आप लोग? यस सर। लिख लीजिए, फिरोज शाह ने अपना उत्तराधिकारी फतेह खां के पुत्र गयासुद्दीन, फतेह खां के पुत्र गयासुद्दीन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गयासुद्दीन ना करके तुगलक शाह कर दीजिएगा, तुगलक शाह, इसको आप तुगलक शाह कर दीजिएगा। तुगलक शाह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गयासुद्दीन अपना, इसके बाद तुगलक वंश के छोटे छोटे राजा गद्दी पर बैठते हैं, उनका कोई विशेष योगदान नहीं। तो लिख लीजिए, तुगलक वंश के अंतिम शासक, इनका किरण पूछ लेता है, अंतिम शासक, तुगलक वंश के अंतिम शासक, इनका एक क्रम है, पहले तुगलक शाह द्वितीय, द्वितीय
दूसरे नंबर पर तुगलक शाह दूसरे गद्दी पर बैठता है। उसके बाद अबू बकर शाह गद्दी पर बैठता है। अबू बकर शाह के बाद नासरुद्दीन मोहम्मद शाह और चौथे नंबर पर नासरुद्दीन मोहम्मद शाह और चौथे नंबर पर बैठता है अलाउद्दीन सिकंदर शाह। क्रम देता सिकंदर शाह। और पांचवा जो है ये बैठता है नासरुद्दीन महमूद। जब फिरोज शाह तुगलक मर जाता है तो ये शासक कुछ साल के लिए धीरे धीरे अंतिम शासक है। ये तुगलक शाह, फिर अबू बकर, फिर मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर, फिर नासरुद्दीन महमूद। नासरुद्दीन महमूद जो था ये अंतिम शासक था, तुगलक वंश का ये अंतिम शासक था। इसी के काल में जो है तैमूर का आक्रमण हुआ था। तैमूर का नाम सुना है? ये भी विदेशी था और इसी ने तैमूर ने आक्रमण किया था नासरुद्दीन महमूद का। तैमूर लंग उसको कहते हैं, वो लंगड़े होके चलता था, उसने इसके खिलाफ आक्रमण कर दिया। इसको ऐड कर दें, इसको आपको लिख लेना है नासरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासरुद्दीन महमूद। तैमूर लंग ने उसके खिलाफ उसके काल में आक्रमण किया। नासरुद्दीन महमूद का शासन दिल्ली से पालन तक था। दिल्ली से पालन, इसका देखिए जितने 23 प्रांत थे, यानी बहुत छोटा इसका राज्य हो गया। दिल्ली से पालन तक, पहले पालन जो है हवाई अड्डा होता था, तो दिल्ली से पालन तक इसका राज था। तैमूर ने आक्रमण किया। इसके बाद नासरुद्दीन महमूद के बाद, इस वंश के बाद फिर सल्तनत काल में दूसरा वंश आता है। तो हम 5 मिनट का प्रबंध कर दीजिए इसको, नहीं तो